गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप पिछले पार्ट में देखे थे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो हम आज उसके आगे चल रहे हैं। एक आपका है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का अर्थ होता है फिर से बनना। तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम मानव जीवन को आर्थिक रूप से काफ़ी भयावह रहा। यह विश्व युद्ध यह प्रथम विश्व युद्ध 1939 से 45 के 2 दशकों के बाद प्रारंभ हुआ। यह युद्ध धुरी शक्तियों नाजी जर्मनी, जापान और इटली और मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में कम से कम 6 करोड़ लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण। यूरोप और एशिया के विशाल भाग और कई शहर नष्ट हो गए थे। पुनर्निर्माण का कार्य करना एक कठिन कार्य था। पुनर्निर्माण का कार्य लंबा और कठिन था। 2 महत्वपूर्ण प्रभाव जिन्होंने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण को आकृति प्रदान की, निम्नलिखित। सबसे पहली बात, युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक व आर्थिक शक्ति के रूप में उभर गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख राजनीतिक व आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। सोवियत संघ महाशक्ति बन गया। इसने नाजी जर्मनी को हराया। इसने स्वयं को कृषि देश से विश्व शक्ति में रूपांतरित कर लिया और यह कम्युनिस्ट गुट के नेता के रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। युद्ध के बाद का बंदोबस्त। ब्रिटन वुड्स संस्थान। युद्ध के बाद का बंदोबस्त और ब्रिटन वुड्स संस्थान। युद्ध के आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 मुख्य सबक तैयार किए। पहली सीख, बृहद उत्पादन पर आधारित कंपनी औद्योगिक समाज को व्यापक उद्योग की आवश्यकता थी। इस बृहद उपयोग के लिए उच्च और अस्थायी आय की आवश्यकता तथा अस्थायी आय के लिए पूर्ण और स्थिर रोजगार की आवश्यकता थी। इसके लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। दूसरा सबक, एक देश के दूसरे देश से आर्थिक संबंधों या संबंधित का था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य पाया जा सकता था यदि वस्तुओं, पूंजी और श्रम के प्रवाहों को नियंत्रण करने की शक्ति केवल सरकार के पास होती। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। IMF और विश्व बैंक की स्थापना। IMF और विश्व बैंक की या विकास बैंक की स्थापना। सदस्य राष्ट्रों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अधिशेष समझ रहे हैं आप, व्यापार में जो अतिरिक्त लाभ होता है वह अधिशेष का होता है और घाटा जो व्यापार में हमारी आय में जो कमी होती है उसको घाटा कहते हैं। तो अधिशेष और आय घाटे को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण को वित्त पोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक
विश्व बैंक के नाम से जाना जाने वाला की स्थापना की गई। IMF तथा विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्रेन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्था से जोड़ने वाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्रा ने स्थिर विनिमय दर का पालन किया और अमेरिकी डॉलर स्थिर रहता था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार और आय में अस्थायी वृद्धि के युग का उद्घाटन किया। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, बहुत से देश यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका में अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। लेकिन स्वतंत्रता उन देशों को गरीबी या संसाधनों की कमी से मुक्त नहीं करा पाई। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज अनौपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के कारण अक्षम हो गए थे। IMF और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक देशों को वित्तीय जरूरतों के लिए ही किया गया था, लेकिन जैसे ही यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया तो IMF विश्व बैंक पर अधिक निर्भर नहीं रही। इस प्रकार 1950 के दशक के अंत में ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों की तरफ से अपना ध्यान अधिकतर हटाने लगा। विकासशील राष्ट्रों की दशा। नए स्वतंत्र देश अपनी जनसंख्या को गरीबी से उभारने में लगे हुए थे, लेकिन औपनिवेशीकरण के कई वर्षों बाद भी वे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों जैसे अमेरिका व फ्रांस द्वारा शासित थे। अधिकांश विकासशील देशों ने 1950 तथा 1960 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तरह तीव्र प्रगति का लाभ नहीं उठाया। इन समस्याओं को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए मांग की और समूह 77 G77 के रूप में संगठित हो गए। नियो से उनका तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जो उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण, आर्थिक विकास की सहायता, कच्चे माल के लिए अनुकूल मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके तैयार माल के लिए उचित अवसर प्रदान करेंगी। अब अगला है ब्रेटन वुड्स का अंत और वैश्वीकरण की शुरुआत। 1960 के दशक में अमेरिका की विदेशी भागीदारी की उभरती लागतों ने उसकी वित्तीय और प्रतिस्पर्धा मजबूती को कमजोर कर दिया। सोने के संबंध में अमेरिकी डॉलर अपना मूल्य बनाए न रख सका। इससे स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था खराब हो गई और अस्थायी विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन। 1970 के दशक के बीच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली बदल गई। विकासशील देशों पर पश्चिमी वाणिज्यिक बैंकों और व्यक्तिगत ऋण संस्थाओं से उधार लेने के लिए दबाव बनाया गया। इससे अत्यधिक ऋण संकट व बेरोजगारी बढ़ गई, अर्थात आय में गिरावट आ गई, जिससे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और औद्योगिक विश्व में भी गरीबियों में वृद्धि हो गई। 70 के दशक में के अंत से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी
कम वेतन वाले एशियाई देशों को अपने उत्पाद केंद्र स्थापित करने लगे। चीन में नई आर्थिक नीति। चीन अपनी वर्ष 1949 की क्रांति से विश्व की युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था से अलग थलग था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत संघ के बिखरने तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली साम्यवाद को समाप्त हो जाने के बाद बहुत से देश वापस विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। अंतिम 2 दशकों में चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे देशों ने द्रुत गति से आर्थिक विकास में उपलब्धियां हासिल की। अब यह पाठ आपका ख़त्म होता है। अब अगले दिन हम नया पाठ लेकर आएंगे।